एवरीवन, वेलकम टू अधिगमशिल। मेरा नाम शोभना है और आज हम साइंस का चैप्टर साउंड का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप जरूर उसे देख लीजिए। और आज जो पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक्स वो कुछ हैं। साउंड ह्यूमन बॉडी में कैसे प्रोड्यूस होता है, ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर कैसा है, और कुछ क्वेश्चंस जो सीटेट के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, ये जो कंटेंट मैं आपसे डिस्कस करती हूँ ये एनसीईआरटी बेस्ड है और एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम्स में आते हैं मैंने उसको कंटेंट में लिया हुआ है। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगेंगे और आप लोग सीटेट में साइंस सेक्शंस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ह्यूमन बॉडी में साउंड प्रोड्यूस्ड कैसे होता है। तो हम सभी को पता है कि साउंड जो ह्यूमन में प्रोड्यूस्ड होता है वो होता है वॉइस बॉक्स के थ्रू। हम सभी के पास वॉइस बॉक्स है जिसको हम लैरिंक्स के नाम से भी जानते हैं। ये लोकेटेड होता है विंड पाइप के अपर एंड में। ये है विंड पाइप के अपर एंड में। ठीक है, इस वॉइस बॉक्स में दो वोकल कॉर्ड्स स्ट्रेस्ड होती हैं। ये देखेंगे आप, तो वोकल कॉर्ड्स इसमें स्ट्रेस्ड होती हैं और इस वोकल कॉर्ड में एक नैरो सिल्ट बना हुआ है। इस सिल्ट के थ्रू एयर जो होती है वो पास होती है। जब लंग्स फोर्स करता है इस एयर को इस सिल्ट के थ्रू, तो होता यह है कि हमारी जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट होने लगती है और जब वाइब्रेट होती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर आप टच करके भी देखेंगे तो आपको ये चीजें फील होगी कि वाइब्रेट होती हैं और वाइब्रेट होने के बाद साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब आप इस फिगर को अगर देखेंगे तो इसमें आप ये देखेंगे कि इनमें मसल्स भी अटैच्ड हैं, राइट। तो मसल्स जो अटैच्ड होती हैं वो हर ह्यूमन में अलग अलग हो सकती है। किसी में थिन होती है, किसी में थिक होती है। तो इसकी वजह से जो हर पर्सन टू पर्सन जो साउंड होता है वो अलग होता है। ठीक है, अब हम कुछ देखते हैं कि वोकल कॉर्ड्स की लेंथ कितनी होती है हर किसी में और इसका क्या इफेक्ट होता है। तो वोकल कॉर्ड्स की जो लेंथ होती है वो मेन में अलग होती है, फीमेल में अलग होती है और बच्चों में अलग होती है। देखते हैं, जैसे कि मेन में कितनी है, ये 20 mm लॉन्ग है। फीमेल में ये कितनी है, 15 mm लॉन्ग है। और बच्चों की जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं बहुत शॉर्ट होती हैं, जिसकी वजह से मेन की आवाज, वुमेन की आवाज या बच्चों की आवाज अलग अलग होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन ईयर। तो हमारी ह्यूमन ईयर जो होती है वो कुछ 3 पार्ट्स में कैटेगराइज की गई है। आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, राइट। आउटर ईयर हमारा है पिन्ना। ठीक है, अब हम देखते हैं वन बाय वन, स्लाइड को देखते हैं, टॉपिक्स को पढ़ते हैं और फिर फिगर के थ्रू उसको रिलेट करते हैं। तो हमारी जो आउटर ईयर है ये कहलाती है पिन्ना। पिन्ना का काम क्या होता है, जो हमारी सराउंडिंग से जितनी भी वॉइस आई हुई है उसको वो कलेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि उसने क्या किया, जितनी भी सराउंडिंग से हमारी वॉइस आई हुई है उसको इसने कलेक्ट किया और अब उसको कलेक्टेड को वो पास करता है थ्रू ऑडिटरी कनाल। ऑडिटरी कनाल्स के थ्रू वो कलेक्टेड साउंड जो होती है वो पास हो जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये है हमारा पिन्ना। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, जितनी भी सराउंडिंग से वॉइस आई थी, वन सेकेंड, जितनी भी सराउंडिंग से वॉइस आई थी इसको इसने कलेक्ट किया और कलेक्टेड वॉइस अब कहाँ चला गया, अब वो ऑडिटरी कनाल, ये है हमारा ऑडिटरी कनाल। ऑडिटरी कनाल के थ्रू वो चला गया, हमारे ऑडिटरी कनाल के थ्रू वो पास हो गया। ठीक है, अब जो ऑडिटरी कनाल होती है उसके एंड में एक थिन मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन होती है। ये रही हमारी, वन सेकेंड, ये रही हमारी बहुत थिन सी मेम्ब्रेन होती है, ये वाला। तो यहाँ पे ये थिन मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम। ठीक है, अब देखते हैं इसका काम क्या होता है। ये ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती हैं वो जो साउंड वाइब्रेशंस आई हुई है, जो हमारी साउंड सराउंडिंग से कलेक्टेड साउंड थी,
जो कि वो ऑडिटरी कनाल के रास्ते अब वो कहाँ पहुंची है, ईयर ड्रम पे। तो ये जो वाइब्रेशन ईयर ड्रम को ये वाइब्रेट करने लग जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ तक काम हो गया। अब मिडल ईयर के बारे में देखते हैं। तो मिडल ईयर में 3 बोन्स होते हैं हमारे। ठीक है, इसका नाम है हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। ठीक है, ये मिडल ईयर जो होती हैं, जो साउंड्स हैं उनको वो एम्पलीफाई करने की करती हैं। ठीक है, वो जितनी भी साउंड हमारी प्रोड्यूस हुई है, वाइब्रेट हुई है और वो ईयर ड्रम तक आई हैं, अब क्या किया मिडल ईयर ने, इनको बहुत ज्यादा एम्पलीफाई किया। ठीक है, और उसको अब भेज दिया कहाँ पे, इनर ईयर में। इनर ईयर में हमारा होता है कोक्लिया, जिसका काम क्या होता है, जो सराउंडिंग से आवाज आई थी और जो एम्पलीफाइड हुई है, अब इस साउंड को उसने क्या किया है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद भेज दिया ब्रेन के पास थ्रू ऑडिटरी नर्व। अब ब्रेन यहाँ पे साउंड को रिकॉग्नाइज करेगा और उसी अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा। ठीक है, तो यानी कि हमने क्या क्या दिया, एक बार ओवरऑल फिर से देखते हैं। हमने पढ़ा कि ह्यूमन ईयर के आउटर ईयर होते हैं पिन्ना। पिन्ना का काम होता है साउंड को कलेक्ट करना सराउंडिंग से, और ऑडिटरी कनाल्स के थ्रू ये कलेक्टेड साउंड पास हो जाते हैं। फिर वो कहाँ पहुंचते हैं, वो पहुंचते हैं ऑडिटरी कनाल के एंड में, जिसका नाम होता है, बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम होता है ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, साउंड यहाँ पे जो वाइब्रेशंस है वो वहां पहुंचते ही ईयर ड्रम को वाइब्रेट करने लग जाती है। अब इसके बाद हमारी 3 बोन्स होती हैं मिडल ईयर में। यहाँ से पहुंच गया मिडल ईयर में जहाँ पे 3 बोन्स है। ये 3 बोन्स जो होती हैं, क्या क्या नाम है, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। इसने साउंड को एम्पलीफाई कर दिया। एम्पलीफाई करने के बाद अब साउंड पहुंच गया है इनर ईयर में। ठीक है, जहां पे ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो गया बाय कोक्लिया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल में जब साउंड कन्वर्ट हो गया है, तो वो अब ब्रेन के पास जा रहा है, किसके थ्रू, ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू। और ब्रेन के पास पहुंचने के बाद ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक है, यही था हमारा टॉपिक। इसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि सीटेट के एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट साउंड। फर्स्ट है, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू ऑल मीडिया। तो क्या साउंड सारी मीडियाज में ट्रेवल करते हैं? तो हमने डिस्कस पहले ही कर लिया है कि साउंड जो है वो ट्रेवल करते हैं ऑल मीडियाज इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, राइट। तो यानी कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि साउंड ट्रेवल करता है ऑल मीडिया में। चलिए, पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय सेलेक्टेड फ्यू वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। क्या कुछ ही सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जब वो वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है? नहीं, साउंड जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, यानी ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा गलत है। अब नेक्स्ट कह रहा है हमारा, हायर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लाउडर द साउंड। तो यानी मैंने पहले आपको डिस्कस कर लिया है पहले ही क्लास में कि हमारा एम्पलीट्यूड का लेना देना होता है हमारे लाउडनेस से, राइट। एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा होगा तो जो हमारी साउंड होगी उसकी लाउडनेस भी ज्यादा होगी। ठीक है, एम्पलीट्यूड अगर हमारा कम होगा तो लाउडनेस भी हमारी कम होगी। तो यहाँ पे तो कह रहा है ना कि हायर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो साउंड लाउडर होगा, यानी ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है। अब कह रहा है हायर द फ्रीक्वेंसी एंड श्रिलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग श्रिलर द ऑब्जेक्ट। फ्रीक्वेंसी का लेना देना होता है हमारे श्रिलनेस से या फिर हमारी पिच से। ठीक है, अब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा साउंड हाई पिच की होगी या फिर साउंड श्रिल करेगी।
यानी कि ये भी स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है। इनमें क्या क्या ट्रू है हमारा, ए, सी एंड डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू इंक्रीज द लाउडनेस ऑफ रिंगटोन your mobile phone the frequency of ringtone is। अब आपने पहली जो हमारी है स्टेटमेंट, उसमें कह रहा है कि आपने रिंगटोन की क्या बदली है, आपने रिंगटोन की लाउडनेस को इंक्रीज किया है, राइट। अगर आपने लाउडनेस को इंक्रीज किया है यानी उसकी एम्पलीट्यूड आप जो है वो ज्यादा होगी। बट क्वेश्चन कह रहा है फ्रीक्वेंसी के बारे में, क्या आपने उसके फ्रीक्वेंसी को कुछ किया है, नहीं किया है। तो क्या वो इंक्रीज होगा, बिल्कुल नहीं। क्या वो डिक्रीज होगा, बिल्कुल भी नहीं। फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, वो जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि आपने उसके साथ कुछ किया ही नहीं। आपने क्या किया है, आपने रिंगटोन की लाउडनेस को बढ़ाया है, और जब आप रिंगटोन की लाउडनेस को बढ़ा रहे हो दैट मीन्स उसकी एम्पलीट्यूड जो है वो ज्यादा हो रही है। चलिए, इसका आंसर क्या था, रिमेन सेम। अब नेक्स्ट है हमारा कि द साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर इनटू आयरन रॉड, यानी सबसे पहले वाटर में था, वाटर से अब वो कहाँ गया है, आयरन रॉड में। ओके, आयरन रॉड में गया। ठीक है, अब फिर हम देखते हैं देन इट गोस इनटू द एयर। अब यहां से वो कहाँ गया, एयर में गया। ठीक है, और फिर वो वहां से कहाँ आ गया है, वाटर में। चलो, यानी कि मैंने आपसे क्या कहा था कि साउंड सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में, हाईएस्ट होती है, फिर वो होती है लिक्विड में, और सबसे लीस्ट होती है वो किस में, गैस में। ठीक है, अभी आप किस में हो, वाटर में। अभी आप वाटर से किधर जा रहे हो, यानी कि आप हो लिक्विड में, और यहाँ लिक्विड से आप जा रहे हो किस में, लिक्विड से आप जा रहे हो सॉलिड में, राइट। अब जब आप लिक्विड से सॉलिड में गए, तो लिक्विड से सॉलिड में जब आप जाओगे तो स्पीड क्या हो रही है, स्पीड हो रही है इंक्रीज। चलो, ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब सॉलिड से आप कहा जा रहे हो, सॉलिड से आप जा रहे हो गैस में, यानी जब आप सॉलिड से गैस में जाओगे तो साउंड क्या हो रही है हमारी, वो हो रही है हमारी डिक्रीज। ठीक है, ओके। अब आप क्या कर रहे हो, गैस से कहा गए हो, वाटर में, राइट। अब जब आप गैस से गए हो वाटर में, लिक्विड में, यानी कि क्या हो रही है हमारी साउंड फिर से, गैस से लिक्विड में जब आप जा रहे हो तो साउंड क्या होगी, फिर से इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि इसका आंसर क्या है, पहले साउंड हो रही है इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज वाला ऑप्शन ये है, और एक ये है हमारा, चेक करते हैं। फिर हो रही है डिक्रीज, और यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, यानी कि ये तो होगा नहीं। ठीक है, इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, और फिर क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है, यानी इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइटनिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स ऑफ तबला प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ हायर पिच। जब आप तबला के मेम्ब्रेन्स अगर टाइट हैं तो वो साउंड जो होगी हायर पिच देगी। ठीक है, नेक्स्ट है टाइटनिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन मोशन ऑफ तबला। कह रहा है कि मेम्ब्रेन्स जो उसकी होंगी वो कितनी टाइट है, वो जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ जो मोशन होगी, वाइब्रेशंस की जो मोशन होगी, वो उसके टाइटनेस पे डिपेंड करेगा, कितनी टाइट है। अगर ज्यादा टाइट होगी तो ज्यादा करेगी, कम टाइट है तो वो कम करेगी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, और ये इससे रिलेटेबल भी है कि कह रहा है, एक पहला कह रहा है, असर्शन कह रहा है हमारा कि मेम्ब्रेन्स की जो टाइटनिंग होगी वो प्रोड्यूस करेगी हायर पिच में, जितना ज्यादा अगर हाईली टाइट है तो वो हाईली जो है हायर पिच की साउंड प्रोड्यूस करेगी। ठीक बात है। और दूसरा कह रहा है हमारा कि मेम्ब्रेन्स की जो टाइटनेस होगी वो डिफाइन करेगी कि फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी। तो यानी कि बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब है
द roar of lion is loud and sound of bird is feeble। यानी एक लायन की आवाज जो होती है वो लाउड है और जो बर्ड की आवाज होती है वो काफी ज्यादा फीबल है, काफी कम है। और लाउडनेस का लेना देना किससे होता है? लाउडनेस का लेना देना होता है एम्पलीट्यूड से। ये हमने कई बार डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब इसके रीजन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका रीजन क्या है। क्या फ्रीक्वेंसी से लेना देना होगा? क्योंकि हम तो पता ही है हमको लाउडनेस का लेना देना फ्रीक्वेंसी से है ही नहीं, यानी ये फ्रीक्वेंसी वाले आंसर्स तो यहीं कट गए। अब कह रहा है कि एम्पलीट्यूड जो है लायन का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बर्ड साउंड। बिल्कुल सही बात है कि लायन की जो एम्पलीट्यूड होगी, लाउडनेस होगी, वो ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा तेज लाउड आवाज निकालता है। और बर्ड्स की जो होगी वो कम है, तो बिल्कुल सही बात है। थर्ड इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कह रहे हैं द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिफरेंट साउंड ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस इज। कह रहे हैं एक साउंड की कैरेक्टरिस्टिक जो डिफरेंशिएट कर पाती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के साउंड की, जिसकी पिच अलग है, लाउडनेस अलग है। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था। लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वायलिन है और आपके पास है तबला और गिटार, लेट्स सपोज। ठीक है, आपने इन तीनों को क्या किया है, सेम लाउडनेस पे, इसकी लाउडनेस आपने सेम रखी है और इसकी पिच भी आपने सेम रखा है। ठीक है, सेम लाउडनेस और सेम पिच पे आपने इन तीनों को बजाया है, बट फिर भी आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये वायलिन की आवाज है, ये तबला की आवाज है और ये गिटार की आवाज है। कैसे? तो ये टिम्बर की कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसकी वजह से आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं सेम ही टाइप के एक ही साउंड की, जिसकी सेम पिच होती है, सेम लाउडनेस होती है, उनको डिफरेंशिएट कर पाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, a drum produce a low pitch sound while a piano produce a high pitch sound, right? तो हम सभी को पता है कि ड्रम जो होती है वो लो पिच साउंड प्रोड्यूस करती है, क्योंकि लो पिच का मतलब क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी से लेना देना होगा। और कोई भी चीज अगर लो कर रहा है यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। पियानो जो होती है वो हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करती है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, ये असर्शन तो ठीक है। अब कह रहा है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ साउंड। किसी ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड जो होता है वो बताता है कि उसकी साउंड कितनी ज्यादा लाउड है। ठीक है, ये बात तो रीजन, ये स्टेटमेंट भी सही है, बट क्या असर्शन का रीजन इस स्टेटमेंट का रीजन ये है? नहीं है। यानी कि दोनों सही तो है, ये भी सही कह रहा है, पहला वाला असर्शन तो बिल्कुल सही कह रहा है और सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही कह रही है, बट वो इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, सो इसका आंसर होगा सेकंड। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन एंड डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैव स्पेसिफिक वाइब्रेटिंग पार्ट्स। हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में कि जो डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके वाइब्रेटिंग पार्ट्स कौन कौन से हैं। इन अ डैश साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स। ठीक है, स्ट्रिंग्स के स्ट्रेच्ड होने से क्या हो रहा है फर्स्ट वाले में। ठीक है, नेक्स्ट है इन अ डैश इज द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन दैट वाइब्रेट्स। स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स हो रही है सेकेंड वाले में, फर्स्ट ऑप्शन में स्ट्रिंग्स स्ट्रेच हो रही है। ठीक है, सेकेंड वाले में मेम्ब्रेन हो रही है। ठीक है, और थर्ड वाले में क्या हो रहा है, एयर कॉलम। चलिए देखते हैं। तो मेम्ब्रेन जो स्ट्रेच्ड होता है, आपको पता है कि तबला के जो मेम्ब्रेन होते हैं वो स्ट्रेच्ड होते हैं, राइट? ठीक है, यानी कि तबला है। चलिए, हमें एक क्लू ढूंढना होता है क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो हमें क्लू ढूंढना होता है। एक क्लू ढूंढ करके हम देखते हैं। तो इनमें अगर इन ऑप्शंस में आप देखेंगे तो हारमोनियम के मेम्ब्रेन्स कभी भी स्ट्रेच नहीं, उसके रीड्स होते हैं, एक तारा के स्ट्रिंग्स होते हैं। तो यानी ये तबला हो गया, तबला वाला ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। अब थर्ड वाले ऑप्शंस को हम चेक कर लेते हैं।
तो गिटार के स्ट्रिंग से स्ट्रेच्ड होते हैं, राइट। और एयर कॉलम्स वाले जो ऑप्शंस हैं, ये ढोलक नहीं है, माउथ ऑर्गन नहीं है, पियानो नहीं है, यानी कि शहनाई है। तो यानी कि इसका आंसर्स हो जाएंगे थर्ड। चलिए अब नेक्स्ट पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को ढूंढना है हमें। आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाता है, आप प्लीज रिमाइंड करिए कि आपके स्टेटमेंट्स करेक्ट पूछे जा रहे हैं या इनकरेक्ट पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी के चक्कर में हम गलत करके आ जाते हैं। हमें आंसर तो पता होता है बट हम इनकरेक्ट करके आ जाते हैं, तो आप इनको एक बार जरूर से चेक किया करिए। चलो, अ ड्रम वाइब्रेट्स विद अ लो फ्रीक्वेंसी। ड्रम जो होती है वो लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है, हेंस इट प्रोड्यूस्ड अ लो पिच साउंड। ठीक है। अ विसल हैज अ हाई फ्रीक्वेंसी। विसल की फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होती है, हेंस इट प्रोड्यूस्ड अ हाई पिच साउंड। ठीक है। जनरली द वॉइस ऑफ मेन इज श्रिलर देन दैट ऑफ वुमेन। चलिए ये चेक करते हैं। A bird make a high pitch sound whereas a lion make a low pitch sound। चलिए पहले हम उन स्टेटमेंट्स को देखते हैं जो सही है। तो ड्रम जो है लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो लो पिच होगा, यानी ये स्टेटमेंट सही है और हमको ढूंढना क्या है, गलत। यानी कि ये वाला हमारे लिए तो बिल्कुल काम का नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, विसल जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उसकी जो है लाउडनेस, उसकी सॉरी पिच जो है वो ज्यादा होगी, यानी ये स्टेटमेंट सही है और हमको ढूंढना है इनकरेक्ट, यानी ये वाला गलत है हमारे लिए। थर्ड की बात करें तो जनरली द वॉइस ऑफ मैन इज श्रिलर देन दैट ऑफ वुमेन। क्या मेन की आवाज श्रिलर होती है? नहीं, वुमेन की आवाज ज्यादा श्रिल होती है। हमने पढ़ा है कि अगर हम देखें कंपेयर करें बच्चों के साथ में, वुमेन के साथ में और फिर मेन के साथ में, तो बच्चों की आवाज ज्यादा श्रिल होती है। ठीक है। फिर वुमेन की अगर हम कंपेयर करें तो वुमेन की आवाज ज्यादा होगी। सबसे लीस्ट जो होती है वो मेन की आवाज होती है। सब मतलब उनके उनके में लाउडनेस ज्यादा होती है, उनकी एम्पलीट्यूड ज्यादा होती है। बट अगर श्रिलनेस की बात करें या पिच की बात करें तो बच्चों में सबसे ज्यादा होता है, फिर वुमेन में होता है और सबसे लीस्ट होता है मैन में। यानी कि ये वाला स्टेटमेंट जो है वो हमारे ये इनकरेक्ट है और हमको ढूंढना है इनकरेक्ट, यानी ये सही है। आंसर है सी। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट वन, ultrasound equipments used for investigating medical problems work at the frequency of। ठीक है। हमने आपको दो चीजें मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था कि एक होता है इंफ्रासोनिक और एक होता है इंफ्रासोनिक रेंज और एक होता है अल्ट्रासोनिक रेंज। ठीक है। इंफ्रासोनिक रेंज क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से बिलो होती है। ओके। और अल्ट्रासोनिक क्या होता है, जिसकी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, मोर देन। ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 20 kHz। अब ये मैंने आपको रिमाइंड करवा दिया। अब हमें क्या कह रहा है, अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट्स की बात हो रही है, यानी कि अल्ट्रासाउंड जो है इक्विपमेंट्स होती हैं वो अल्ट्रासोनिक के एग्जांपल्स हैं, यानी वो किससे ज्यादा होंगे, वो होंगे अबव 20,000, यानी डी वाला आंसर हमारा सही है। नाउ नेक्स्ट, इफ यू हैव टू चेंज अ फीबल साउंड टू अ लाउड साउंड। फीबल का मतलब क्या है, बहुत कम। ठीक है। लो। ठीक है। लो साउंड को आपको क्या करना है, लाउड बनाना है, लाउडनेस उसकी ज्यादा करनी है। तो लाउडनेस को अगर ज्यादा करना है तो किस चीज का उससे लेना देना है, डायरेक्ट उसका मैंने बताया लाउडनेस का लेना देना होता है एम्पलीट्यूड से, और ये हमने कई बार डिस्कस कर लिया है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ बॉडी इज डिक्रीज्ड। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, ठीक है, एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज्ड, और एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है यानी उसकी पिच या श्रिलनेस जो होगी वो कम हो रही होगी। एम्पलीट्यूड अगर इंक्रीज हो रही है यानी कि उसकी जो लाउडनेस होगी वो बढ़ जा रही है। चलिए हम देखते हैं इनमें कौन सा आंसर हमारा होगा। बोथ पिच एंड लाउडनेस विल डिक्रीज, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पिच और लाउड, पिच तो हमारी जो है डिक्रीज हो रही है, लाउडनेस हमारी इंक्रीज हो रही है, यानी ये वाला तो गलत हो गया। बोथ पिच एंड लाउडनेस ऑफ द साउंड
विल इंक्रीज, नहीं बिल्कुल नहीं, ये वाला भी हमारा गलत है। पिच डिक्रीज हो रहा है, बट लाउडनेस इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा अल्ट्रासाउंड इज इनऑडिबल टू ह्यूमंस। अल्ट्रासाउंड रेंज जो होता है वो ह्यूमंस के लिए इनऑडिबल है। ठीक है, और अभी अभी हमने डिस्कस किया कि 20 kHz या फिर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा मोर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ह्यूमन बॉडी के लिए इनऑडिबल है। तो सही बात है, क्योंकि ह्यूमन ईयर हैज अ रेंज ऑफ हियरिंग बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। बिल्कुल सही बात है, और ये जो स्टेटमेंट है इसका रीजन भी यही है, यानी बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी फर्स्ट वाला आंसर हमारा सही है। तो यहां तक हमारा टॉपिक था। हमने साउंड के जितने भी क्वेश्चंस थे और जो भी टॉपिक्स आपके एग्जाम्स में आते हैं हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। एंड आई जस्ट होप कि आपको मेरे ये सारे वीडियोस अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों से शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट कंटेंट के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।